दिया था 39 वाला जो क्वेश्चन आप अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्वेश्चन है अकबर के दरबार में जैन भिक्षुओं को लाने में निम्न में से किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसका आंसर हमने कल बताया था करमचंद की। जो करमचंद नाम का व्यक्ति था, उस करमचंद नाम के व्यक्ति ने इसकी भूमिका थी, जो जैन भिक्षुओं को अकबर के दरबार में लेके आया था। भिक्षुओं को अकबर के पास। ठीक है भाई, राइटिंग थोड़ी छोटी है क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके बाद में दूसरा मैंने यहाँ तक बता दिया था, यहाँ 43 तक बता दिया था। ये बता दिया था ना मैंने, किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मनसबदारी एवं जागीरदारी प्रणाली की असफलता को उत्तरदायी बताया था। तो इसमें आंसर गया था सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा राइट आंसर है इसका, कि उसने मुगल मनसबदारी और जागीरदारी को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना था। ठीक है, ये जो पेपर है आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता का जो जनवरी में जो पेपर होता है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। और इस पेपर देखने से फर्क ये पड़ेगा कि पूरी किताब राउंड अप हो जाएगी एक एक टॉपिक के बजाय। टॉपिक तो मैं बताऊंगा, इससे पहले बता देता हूँ। नंबर 44 क्वेश्चन, 44 वाला क्वेश्चन है कि मदद ए मासा, यहाँ देख सकते हो आपको बता सकता हूँ। मदद ए मासा भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मदद ए मासा, ये क्वेश्चन है। मदद ए मासा, ये आपने सुना होगा। तो ये किसके लिए, ये मतलब ये किस अनुदान के लिए कथन सही है। तो इसका सीधा सा का आंसर है भाई, इसमें आंसर तो 3-4 दे रखे हैं, लेकिन सीधी सी बात ये है कि अकबर ने, जो अकबर था, सम्राट अकबर था, अकबर ने मंदिर बनाने के लिए 200 बीघा जमीन दी थी। 200 बीघा जमीन दी थी मंदिर बनवाने के लिए। और वो कहाँ पे दी थी, वृंदावन के अंदर। वृंदावन में अकबर ने जो 200 बीघा जमीन दान दी थी, अनुदान दिया था, उसी वो मदद ए मासा के नाम से वो जो फरमान जारी किया था। तो ये अकबर का फरमान था, जहाँ पे 200 बीघा जमीन के लिए वृंदावन का मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस तरह का फरमान अकबर ने दिया था। ठीक है, और ये फरमान किसको दिया था, गोपाल दास को दिया था। गोपाल दास को। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मंदिर बनाया था। देखो अकबर जो कट्टर तो था, लेकिन वो हिंदू मंदिर बनाने में उसका बहुत सहयोग रहा था। संगीतकारों को शरण देने वाला था, पेंटिंग्स को शरण देने वाला था, और वो सांप्रदायिक साद भाव से रहने वाला आदमी था, समभाव से रहने वाला आदमी था। अब टाइम इसमें लगेगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन देखना आपको पड़ेगा। पढ़ा मेरा हूँ, जोर मेरे द्वारा आप सुन रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर ने शासन के दौरान खालसा और जागीर भूमि को एक दूसरे से अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि खालसा और जागीर भूमि को एक दूसरे से अलग कर दिया। तो 2 तरह की भूमि होती थी, ये खालसा और दूसरी होती थी जागीर। खालसा और जागीर भूमि होती थी। तो ये जो खालसा और जागीर जो भूमि थी, तो इसके लिए क्या किया गया था कि एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। कब करा गया था, वो मतलब निम्न में से किसने अकबर के शासनकाल के दौरान खालसा एवं जागीर भूमि को एक दूसरे से अलग किया था। किसने किया था। तो मलिक फूल एतमाद खां था। ये मलिक फूल एतमाद खां, ये था भाई। मलिक फूल एतमाद खां ये था, इसने खालसा और जागीर भूमि को अलग किया था। ठीक है, जागीर भूमि जो सैनिकों को वेतन के बदले दी जाती थी, स्थानांतरणीय होती थी, और जो खालसा भूमि होती थी वो मतलब वंशानुगत नहीं होती थी, और वो राजा को उसी के साम्राज्य में दी जाती थी। तो जो मलिक फूल एतमाद खां के द्वारा खालसा और जागीर भूमि को अलग अलग किया था। ठीक है, अभी थोड़ी मैं लाइट की व्यवस्था करके आता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ।
दोस्तों अभी अपन ने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई, अब आपको कैमरे में दिख रहा हो, देख लेना। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान खालसा एवं जागीर भूमि को एक दूसरे से अलग किया था? तो डायरेक्ट आंसर किया था मलिक उल एतमाद खां। ये क्वेश्चन आंसर मलिक उल एतमाद खां, ये याद रखना, ये अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है और आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46वां सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही है? नंबर ए है, मनसब व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। बी है, मनसब व्यवस्था में सैनिक एवं नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। सी है, सभी मनसबदारों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर प्रदान की जाती थी। तो भाई इसमें ना सभी मनसबदारों को जागीर प्रदान नहीं की जाती थी, क्योंकि जो जागीर होती थी वो वंशानुगत होती थी और सभी को नहीं मिलती थी, किसी किसी को मिलती थी जागीर, जो उसकी खुद की तो मतलब प्रॉपर्टी मानी जाती थी। तो इसमें मतलब सी वाला गलत है, ए और बी दोनों सही है। तो और बी दोनों सब क्या जाएंगे, यानी कि मनसब व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, बिल्कुल सही है। दूसरा, मनसब व्यवस्था में सैनिक एवं नागरिक मामलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और सी गलत है, सभी मनसबदारों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर प्रदान की जाती थी, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए और बी, ए और बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं अपन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 47 हुआ है और इसमें दे रखा भाई, ये मुझे भी देखो, मैंने भी इसको गोला लगा रखा है, ये देख सकते हो आप, मैंने इसको गोला लगा रखा है। गोला लगाने का एक रीजन था, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन समझ से बाहर था और ये बहुत टफ है, क्योंकि निम्न में से जमींदारों के लिए पूर्व में प्रमुख क्षेत्रीय शब्दावलियों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बहुत सारी है, नाबूद राजस्थान, खुद तथा मुकद्दम, दोआब, सतराई और 20वीं अवध, बंद गुजरात, इस तरीके से है। तो ये मैंने देखा नहीं, मैं इसका अनुसंधान कर रहा हूँ और मैं से जैसे आंसर मिलेगा मैं इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर आगे वाले चलते हैं, 50 वाले 48 वाले 48 पे चलते हैं। इसमें हुमायूं के काल के दौरान चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हुमायूं के बारे में पूछा और चित्रकला के बारे में पूछा है और नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है चित्रकला के विषय में? पहला क्वेश्चन है, उसकी फारस के शाह तामासब के दरबार में चित्रकला के प्रति रुचि जागृत हुई। बिल्कुल, क्योंकि हुमायूं 1556 में जब निर्वासित जीवन जिया था, निर्वासित होकर के भारत से बाहर चला गया था, तो ईरान के शाह तामासब के दरबार में रहा था और वहीं पर उसकी चित्रकला की जागीरदारी चित्रकला में रुचि उत्पन्न हुई थी। दूसरा है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्बू समद भारत लौटते समय उसके दल में शामिल हुए। बिल्कुल, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्बू समद है ना, भारत लौटते समय इसके दल में सम्मिलित हुए थे, आए थे। मीर सैयद अली की किताबें बाकायदा उन्होंने चित्र बनाए थे, दसवंत बसौन वगैरह बहुत सारे चित्रकार मिलेंगे आपको। और चित्रकला की शुरुआती हुमायूं ने की थी, आपको बता दो। वैसे तो बाबर लेके आया था, लेकिन बाबर के बाद हुमायूं का सबसे बड़ा योगदान है। चौथा है, तैमूर के घराने का राजकुमार का चित्र दिल्ली के पुराने किले में उसके महल की दीवार पर बनाया गया है। तो तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण में किया था, तो तैमूर के घराने का राजकुमार का चित्र दिल्ली के पुराने किले में उसके महल की दीवार पर बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। तो इसमें केवल दो ही सही है। एक तो यह है, फारस के शाह तामासब के दरबार में चित्रकला के प्रति रुचि जागृत हुई, नंबर यानी एक सही है। दूसरा, मीर सैयद अली
जो मीर सैयद अली है, सैयद अली, और दूसरा था ख्वाजा अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद। ये दो चित्रकार वो लेके आया था अपने साथ में, और चित्रकला विभाग की स्थापना करवाई थी हुमायूं ने। ठीक है, यह तीसरा है तैमूर के घराने का राजकुमार का इस काल का चित्र प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तैमूर कहाँ से आएगा भाई? हुमायूं तो 1556 की बात कर रहे हैं और तैमूर 1396 में आया था, तो 200 वर्षों का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें मतलब यानी कि पहला और दूसरा सवाल ये दोनों सही है, दो सही है, तीसरा और चौथा गलत है, तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें एक छांटना है इसमें से, तो अब इन दोनों में से एक छांटेंगे तो उसमें से भी पहला क्वेश्चन सही आंसर आएगा, क्योंकि सात आम आसफ के दरबार से हुमायूं की चित्रकला में रुचि जागृत हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर है ये। ठीक है, दूसरा भी राइट है लेकिन उससे कम राइट है, तो हम यहाँ तो बिल्कुल सबसे राइट से राइट ढूंढना है क्वेश्चन। 50वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 50वां है कि मुनिस अल अरवाह, ये मुनिस अल अरवाह, ये रचना किसकी थी ये पूछा है। मुनिस अल अरवाह रचना किसकी थी ये पूछा था, तो उसमें इसका आंसर है जहां आरा बेगम, जहां आरा। ये औरंगजेब की बहन थी। रोशन आरा, आलम आरा और जहां आरा, ये तीन बहनें थी, मतलब औरंगजेब के 4 भाई थे, ये 7 बहन भाई थे। ठीक है, तो ये जहां आरा की पुस्तक है मुनिस अल अरवाह है। ठीक है, ये नहीं भूल पाओगे, और एक बार आप पेपर देखोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। टच में मेरे साथ देखना, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, कभी भी बुलाने से भी नहीं भूल पाओगे। अगर जिसको कॉलेज व्याख्याता बनना है या आरएस बनना, आरएस का लेवल भी इसी का आएगा। आप कोई सोच रहा हो कि यार मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, इसको क्यों पढ़ूँ, तो भाई जो हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड का जो पेपर आता है, तो ऐसा झकझोर देने वाला क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री के पीएचडी होल्डर वाले को भी एक बार दिमाग लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ से दिया है और कैसे दिया है। इससे बड़े बड़े प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो देते हैं, पेपर सेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, तो 51 वाला देखते हैं। 51 वाला क्वेश्चन है, शाहजहां के उस स्वर्णकार का नाम बताइए जिसने ताजमहल में कब्र के चारों ओर सोने की स्क्रीन डिजाइन की थी। मतलब उसका मतलब यानी कि उस कारीगर का नाम पूछ रहा है जिसने मतलब जो ताजमहल बनाया था 1629 से 52 में बना था ना, 1652 तक ताजमहल मुमताज महल के लिए बनाया था। मुमताज के प्रति जो प्यार था उसकी याद में ताजमहल कब्र बनाई थी शाहजहां ने। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन यह है कि उस स्वर्णकार का नाम बताओ जिसने कब्र के चारों ओर सोने की स्क्रीन डिजाइन की थी। सोने की स्क्रीन बनाई थी, और किसके चारों ओर? ताजमहल के चारों ओर। तो वो चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर जाएगा बेबादल खां। ये था। ठीक है, इसने एक बड़ा सिंहासन भी बनाया था शाहजहां के लिए, तख्ते ताऊस, याद रखना, जिसे फिर बाद में यहाँ का जो वो अहमद शाह अब्दाली आया था भगोड़ा, वो ले गया, रणजीत सिंह ले गया। फिर वहाँ से अभी वहाँ पे यूरोप में क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। विक्टोरिया महारानी ने काट के आधा रखवा लिया था, म्यूजियम में रख दिया। जो कोहिनूर हीरा था वो इस बेबादल खान ने बनाया था, तख्ते ताऊस। उसका तो तख्ते ताऊस उस सिंहासन का नाम था जो शाहजहां के लिए बनाया था बेबादल खान ने। और ये वही बेबादल खान है जिसने ताजमहल की जो कब्र के चारों ओर सोने की स्क्रीन डिजाइन की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो ये हो गया 51वां क्वेश्चन। देखते हैं 52वां क्वेश्चन। ये 52वां क्वेश्चन है।
इसमें है मध्यकाल में बेरामी संभाप, ये देखो बेरामी संभाप, सीरी बाप, कट्टान और कट्टान रूमी। ये शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया था मध्यकाल के लिए? तो भाई इसका सीधा सा आंसर है, ये है वस्त्र आभूषण के लिए। वस्त्र जो कपड़े होते थे, वस्त्र आभूषण, तो ये वस्त्र आभूषण इसके लिए प्रयोग किया जाता था। ये बेरामी, सबाब, सीरीबार, कट्टाने, रोमी, ये सब वस्त्र आभूषण होते थे। वस्त्र पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम होते थे मध्यकालीन। ठीक है। इसके अलावा 53 हुआ, देखो 53 हुआ है, यह ढाणी जोग और फरमान जोग। ये ढाणी जोग और फरमान जोग, ये ढाणी जोग और फरमान जोग निम्न में से किसके प्रकार थे? ये क्या थे, मतलब किसके प्रकार थे, क्या थे? तो इसका आंसर गया हुंडी। ये होती थी हुंडी, ये हुंडी होती थी। और हुंडी क्या होती थी? देखो ये जो साहूकार लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, तो इस हुंडी के अंदर ये क्या करते थे, एक पूरा का पूरा मुद्रा का ब्यौरा रखते थे। मतलब जैसे साहूकारों की हुंडी या सामंतों की हुंडी, श्रेणियों की हुंडी, तो मतलब इसमें मतलब मुद्रा संबंधी जो अभिलेख होते थे वो होते थे, और उसमें कुछ मुद्राएं भी होती थी, तो उस हुंडी के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये वाणी जोग और फरमान जोग, ये हुंडी के प्रकार थे, हुंडी के प्रकार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आरपीएस से भले किसको भी माने, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं इस पर रेट लगा सकता हूँ, मैं आपको इसका सोच दिखा सकता हूँ, जिनमें जो बता रहा हूँ उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसके बाद में देख सकते हैं 54 में क्वेश्चन है, 54 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आया है कि मुगल काल में राज्य टकसाल शुल्क को क्या कहा जाता था? जो राज्य टकसाल शुल्क होता था, टकसाल शुल्क, देखो भाई टकसाल होता है जहाँ सिक्के डलते थे ना, जिस जगह पे सिक्के की ढलाई होती थी उसे टकसाल कहा जाता था। और टकसाल पर जो शुल्क लगता था उसे क्या कहा जाता था? तो ये क्वेश्चन आया है। तो इसका सीधा सा का आंसर है महसूल ए दारुल जरब। ये है महसूल ए दारुल महसूल ए दारुल जरब। ये कहा जाता था मध्यकाल में, मतलब जो टकसाल पे जो टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स का नाम था महसूल ए दारुल जरब। ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर। भाई थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मीटर बहुत ज़्यादा है, और स्पीड से चलना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन आप देखो कि एक पोस्ट के लिए 16-16 लाख आदमी बैठते हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से तो आप धीरे पढ़ो या तेज पढ़ो, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत फास्ट रहेगा। अब देखो साहब आगे देखिए 55 पर क्वेश्चन है, 55 का ज़्यादा नहीं करेंगे अब क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। 14 मिनट का वीडियो हो गया, 14 मिनट 20 मिनट का वीडियो हो गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा दक्कन ब्राह्मण नहीं है जिसके पास शिवाजी ने आगरा जेल से भागते समय अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में छोड़ा था? ये देखो क्वेश्चन ये है, निम्न में से वह कौन सा दक्कनी ब्राह्मण नहीं है जिसके पास शिवाजी ने आगरा जेल से भागते समय अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में छोड़ा था? वो ब्राह्मण नहीं था, ऐसा वो कौन नहीं था जिसने शिवाजी आगरा जेल से भागते समय उसके पास नहीं छोड़ा था? तो वो था निराजी। इसका आंसर आएगा निराजी। निराजी आंसर है इसका। बिल्कुल देख लेना मध्यकालीन भारत में। ठीक है, मराठों का इतिहास के अंदर मिल जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लो आप। निम्नलिखित में से दो विशिष्ट जातियां मुगल काल के दौरान नमक और सोरा उत्पादन करती थी। नमक और सोरा, ये
दो उत्पादन होता था मध्य काल में। इसका उत्पादन होता था और ये उत्पादन होता था बारूद बनाने के लिए। इसके लिए होता था बारूद बनाने के लिए। तो ये नमक और सोरा बनाने वाले की स्पेशल जातियाँ होती थी और वो होती थी नूनिया और मलंगी जाति। नूनिया और मलंगी, नूनिया और मलंगी, मलंगी ये जातियाँ होती थी जो नमक और सोरा का उत्पादन करती थी। और आपको बताओ तो बताया गांधी जी को भी मलंग बाबा बोलते थे। हाँ, गांधी जी का नाम है उधर सिंध में मलंग बाबा के नाम से फेमस थे गांधी जी। तो अभी हमने 56 क्वेश्चन तक सोल्व करें। इसमें 150 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, इसके बाद में फिर देखेंगे। तब तक के लिए